हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे जो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जिसमें मैंने आपको आरएससीईटी की जो डिटेल थी उसके बारे में मैंने आपको वर्णन किया था। और अभी जो हमारा जो लगातार वीडियो बनाने की जो श्रृंखला है उसमें आज जो आरएससीईटी की जो बुक है उस बुक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारी जो अगली जो बुक है आपकी आरएससीईटी की वो ये वाली जो बुक होती है आपकी आरएससीईटी की, तो इस बुक के जो चैप्टर नंबर जो 1 है उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बुक आपके पास होगी, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये जो भी आप जहां पे भी आरएससीईटी में जहां से आप प्रवेश लेते हैं वहां से ये बुक आपको निःशुल्क दी जाएगी। ये जो बुक होती है ये वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है आरएससीईटी की, ये बुक आपको वहां से मिलती है। और इस बुक में आपका जो चैप्टर जो शुरुआत में कुछ नियम निर्देश दिए होते हैं जो आरएससीईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और जो अभिभावक है उनके लिए है, तो उन नियमों को आप पढ़ें। और इसके अलावा जो इससे आगे के जो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर से परिचय, इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि ऐसे करना। तो स्टूडेंट्स, आप लगभग सभी सीनियर स्टूडेंट्स, आपको इस चीज का सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपकी बुक के जो पेज है, अभी इसके बाद में आपको जो वीडियो में आपको बुक के पेजेज नजर आ जाएंगे, तो आप अपनी बुक से पेज करें और उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तरीका माना जाता है कि जब आप किसी की आवाज सुनते हैं या किसी बुक के जरिए जो आप देखते हैं, डिजिटल माध्यम से जो आप देखते हैं, तो आपको याद करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो मैं ज्यादा बड़ा इसको नहीं करूंगा, तो आप अभी जस्ट इसके बाद में अभी मैं बुक ओपन कर रहा हूं, तो एक एक करके आप पेज को देखें और उसके बाद इनको समझने की कोशिश करें। तो इसी तरह से मेरा अगला वीडियो इसमें चलता रहेगा। इसके बाद में मैं अब आपको इस वे में दिखाई नहीं दूंगा। और जो भी अगर हमारा जो वीडियो जो कंटेंट है जो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको कैसा लगा उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है, जो बेल आइकन आपको नजर आता है उस बेल का आइकन को आप क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो अगला जैसे ही जस्ट जो नया वीडियो आएगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अभी रेगुलर हमारे इस वीडियो को देखें, और इसमें जो बुक का जो 1st चैप्टर है आपका कंप्यूटर का परिचय, इस चैप्टर के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की आरएससीईटी की बुक है, और इस बुक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बुक को आप देखेंगे तो आप इस बुक में आपको नजर आएगा कि डिजिटल साक्षरता के आवश्यक अवयव और राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरएससीईटी की बुक के बारे में बताया हुआ है। और ये जो बुक है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा है उसके द्वारा पब्लिश की गई है। और उसके बाद महत्वपूर्ण इसमें जो गवर्नमेंट का जो ऑथराइजेशन लेटर है कि इस कोर्स को राजस्थान गवर्नमेंट मान्यता प्रदान करती है, इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद जो भी पाठ्यक्रम बना हुआ है उस पाठ्यक्रम की विकास कमेटी मतलब जो भी बनाया है, संयोजक है, सदस्यगण है, उनके बारे में दिया हुआ है। और इस बुक को जो लिखने वाले जितने भी जो लेखक हैं उनके बारे में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और इसके बुक के साथ में इस बुक का जो भी नियम दिया हुआ है कि इस बुक को आप किसी भी तरीके से इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। और इसके अलावा इस बुक में इसके जो कोर्स के पात्रता है, प्रशिक्षण पद्धति और कोर्स अवधि के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि साक्षर एवं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सीखने की प्रबल इच्छा। और कोर्स अवधि के बारे में बताया हुआ है कि 132 घंटे 2 घंटे प्रतिदिन की क्लास है। उसके बाद में आरएससीईटी विद्यार्थी एवं अभिभावकों हेतु आवश्यक सूचना, कि इसमें जो भी स्टूडेंट जब किसी भी इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेता है तो उस समय उसके लिए क्या क्या नियम होंगे उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आपको अपना आईडी प्रूफ देना होता है, एग्जाम किस तरह से पास करनी होती है, आपको एग्जाम के सर्टिफिकेट किस तरह से प्राप्त करना है, रिजल्ट किस तरह से प्राप्त करना है, री एग्जाम के लिए अप्लाई करने की जो नियम है वो सब दिए हुए हैं। और ये जो जानकारी होती है ये आप अपने इंस्टीट्यूट से भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सूचनाएं जो दी हुई हैं इसमें कि आपका जो प्रवेश होता है उसके बारे में जानकारी है कि आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह दें, जिससे कि आपको जो भी सूचनाएं होती हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच सके। और इसके अलावा इसमें आप एक निर्देश दिया हुआ है कि जितनी भी जब आप फीस जमा करवाते हैं तो उसकी आप रसीद ले सकते हैं, और जो आपको लर्नर कोड होता है वो आप रिकॉर्ड के लिए रखें।
इसमें जो इम्पोर्टेंट बात दी हुई है कि जो मूल्यांकन होता है वो 30 अंक का होता है, जिसमें 12 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके बारे में मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था। और जो 70 मार्क्स का जो अलग होता है वो एग्जाम आपका अलग है। इसके अलावा इस बुक में असेसमेंट के साथ में फिर दिया हुआ है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में आपके जितने भी जो बुक दी हुई है, इस बुक के चैप्टर के जो हेडिंग है वो दी हुई है, और उसके बाद में जो सब हेडिंग जो है वो इसमें दी हुई है। वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके पास ये बुक होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिया हुआ है राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, और ये जो नागरिक सेवाएं हैं या नागरिक केंद्रित जो सेवाएं हैं उनके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा जो मोबाइल डिवाइस के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइंस है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो MS ऑफिस का जो पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और DBMS के जो टूल्स हैं इनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है इस बुक में। और इसके अलावा साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के बारे में इस बुक के बारे में बताया गया है। और कंप्यूटर में जो भी असेंबलिंग होती है या मोबाइल चलाने से संबंधित जो भी टूल्स होते हैं, या ऐप डाउनलोड करना, पेन ड्राइव से डेटा लेना देना, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, उन सभी के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। और इसके बाद आपका जो आता है अध्याय कंप्यूटर से परिचय, अध्याय 1 में कंप्यूटर से परिचय। तो इस चैप्टर को आप देखें ध्यान से, बुक आपके पास होगी, और मैं शॉर्ट में इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जब सबसे पहले आपको नजर आ रहा है इसमें कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके साथ में पर्सनल कंप्यूटर की एक इमेज दी हुई है, जिसमें मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, लेजर प्रिंटर, CD-ROM ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, स्पीकर और मेमोरी, ये जो डिवाइस है ये आप फिजिकल रूप से इंस्टीट्यूट में भी देख सकते हैं। और बाकी आप ये जो कंप्यूटर है ये थोड़ा सा पुराने टाइप का मॉडल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे मॉनिटर दिया हुआ है, आजकल हो सकता है आपको देखने को नहीं मिले क्योंकि मॉनिटर की जगह आजकल LCD वगैरह मिलती है। फ्लॉपी डिस्क है जो शायद आपको देखने को मौका नहीं मिले, और मॉडेम है, ये मिल जाता है कहीं कहीं, बाकी इसके चांसेज कम है। तो ये आपका कंप्यूटर का एक चित्र दिया हुआ है, और इसमें ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर का जो यूज है वो आज जो विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियर हैं, या जितने भी जो राइटर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सभी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और कंप्यूटर से जो सूचनाएं जो प्राप्त करना है वो बहुत अधिक आसान हो गया है। इसमें जितनी भी जो बैंकिंग है, खरीदारी वगैरह करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद में जो दिया हुआ है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कंप्यूटरों का वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण का मतलब है कि क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, आकार होता है, स्टोरेज कैपेसिटी और जो परफॉर्मेंस होती है, उसके आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया है। जैसे कि कंप्यूटर को 3 पार्ट में पहले बताया गया, और जिसमें लिखा गया एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों आ जाते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो आप बीच में यहाँ पर देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, इसके भी यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं। वर्तमान में हम ज्यादातर इन्हीं कंप्यूटर्स को यूज में लेते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इनके बारे में जो अगले चैप्टर आएंगे उनमें हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये थ्योरी का है, इसीलिए मैं आपको वॉइस के द्वारा इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। बुक आपके पास होगी और इसको आप आसानी से समझ सकेंगे। तो कंप्यूटर में जो मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। बाकी आप इतना समझें कि जो सुपर कंप्यूटर होता है, जो बड़े बड़े जो अंतरिक्ष से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जैसे कि नासा है, या अपने यहाँ पर भारत में जो इसरो है, वो सुपर कंप्यूटर को यूज में लेती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है एग्जाम के हिसाब से, कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो 1964 में बनाया गया था, और जिसका नाम CDC 6600 था। ये चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। इसके उपयोग दिए हुए हैं, तो उपयोग नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर में जितने भी जो अंतरिक्ष से संबंधित है, जिसमें मौसम के बारे में पूरी जानकारी, अगर भूकंप के बारे में जानकारी, और जितनी भी जो टेलीकम्युनिकेशन से जितनी भी जो चीजें होती हैं, संचार माध्यम जो होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया जाता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि जो सुपर कंप्यूटर है, जैसे कि दिया हुआ है कि IBM कंपनी का जो सुकोया जो कंप्यूटर है वो अमेरिका में है, फुजित्सु के इस नाम से जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान में है, और
इंपॉर्टेंट जो बनता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम कंप्यूटर, परम। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और जो इसके अलावा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो बैंक होते हैं या जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती है, तो उनका डेटा जो बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उन डेटा को रखने के लिए ये रखे जाते हैं। और ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं और इनको रखने के लिए मतलब एयर कंडीशन रूम में इनको रखा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फुजित्सु ICL VME और हिटाची का Z800। इसके बाद में आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स, जो नॉर्मली हम यूज में लिया करते हैं, जो कुछ कंपनियां काम में लेती हैं और इन कंप्यूटर्स को यूज में ले जाता है। इनके यहाँ पे नाम दिया हुआ है K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट T1990, SDS92। इसके बाद में आते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इसमें हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें हमारे जो कंप्यूटर होते हैं जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और PDAs जो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, PDAs का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, इनमें सभी माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, इसीलिए इनको माइक्रो प्रोसेसर के लिए कहा जाता है। और अभी अब तक आपने जो पढ़ा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए, देखो कि हम कंप्यूटर का जो एक तो वर्गीकरण जो करते हैं वो गति के हिसाब से, कि किसकी ज्यादा गति है, भंडारण है, प्रदर्शन के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। और जो पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के बीच में अंतर आपको बताना होता है। पर्सनल कंप्यूटर जो हम सामान्यतः काम में लेते हैं। इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटर होता है, इसमें क्षमता होती है, अधिक क्षमता होती है, और मौसम से संबंधित, संचार से संबंधित जानकारियां ये सही तरीके से संचालित करते हैं। और भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम आपको याद होगा, परम। फिर उसके बाद में अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं, जिसमें दिया हुआ है आपकी स्पीड। जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, मतलब सेकेंड्स में जो यहाँ लिखा हुआ है, और कुछ सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में इसका जो परिणाम होता है वो बहुत कम समय में दे दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है शुद्धता, एक्यूरेट जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल परिणाम सही होता है। कंप्यूटर कभी भी गलत परिणाम जारी नहीं करता है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर में बहुत अधिक मात्रा में एक साथ स्टोर करके डेटा को रखा जा सकता है। और इसके अलावा जो यहाँ दिया हुआ है अगला जो टॉपिक है, वर्सैलिटी, विविधता, क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं वो एक साथ कई काम करने में सक्षम है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर होते हैं वो कहीं एक ही जगह रह सकते हैं, वो अलग अलग जगह पे कंप्यूटर रखे जा सकते हैं। और इसी तरह से ये कंप्यूटर यूज में आते हैं। इसके अलावा जो आता है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का मतलब है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर लगातार यूज में आते हैं। और इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है कि कंप्यूटर की कुछ क्षमताएं भी है, मतलब कंप्यूटर हमेशा अच्छा तो है लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। और वो सीमाएं किस तरह से हो सकती हैं कि कंप्यूटर इंसान की तरह तो नहीं सोच सकता है, इसमें काम करने से कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि शारीरिक थकान हो जाती है, आंखें खराब हो सकती हैं, और जो एक इंसान की, जो मनुष्य की जो दिमागी क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर का IQ लेवल भी नहीं होता है। हाँ, वर्तमान में अभी ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिनमें कंप्यूटर का IQ लेवल भी बढ़ेगा, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर तो एक तरह से प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम का एक विशेष संग्रह होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके वो वाले कंप्यूटर हैं जो कि कंप्यूटर के लिए कंपलसरी हैं, जिनके बिना कंप्यूटर कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होगा। तो जैसे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके कंपोनेंट जो हैं, एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में OS भी कहा जाता है, और इसमें आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हैं इनको संचालित करने का काम होता है। बाकी जैसे हम नॉर्मली सुना करते हैं कि विंडो XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, ये जो जितने भी जो है लाइनेक्स, यूनिक्स, मैसिंटोश, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड आप सुनते हो।
इसमें कुछ यूटिलिटीज होती हैं जो कुछ हमारे काम को आसान करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं, जैसे मेमोरी को खाली करना या जो गलत जो फाइलें होती हैं उन फाइलों को हटा देना। और इनके अलावा कंप्यूटर को जो हम चलाते हैं तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को चलाने के लिए कुछ ड्राइवर डालने होते हैं। ड्राइवर आपके सॉफ्टवेयर के रूप में आते हैं जिनको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। और इसके अलावा जो सर्वर होता है ये आपके कार्य को रन करने के लिए होते हैं। इसके बाद में जो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपके कंपल्सरी नहीं होते, लेकिन आपकी आवश्यकता के अनुसार जैसी जरूरतें होती हैं उसके अनुसार इनका यूज किया जाता है। जैसे कि इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाएगा, कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह से अगर हमको कोई लेटर वगैरह टाइप करना होता है तो उसके लिए हम MS वर्ड का उपयोग करते हैं। फिर इसके अलावा जो इनका जो यूज होता है इन एप्लीकेशन का मतलब कार्य क्षेत्र, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है आपकी बुक में, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, इनमें इनका यूज होता है। और इनके दोनों में बीच में देखो अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कार्य करने में सक्षम बनाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर आप देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अनिवार्य है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनिवार्य नहीं होती। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंपलसरी है और जरूरी नहीं होता कि अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही किए जाएं। एग्जाम्पल के लिए देखिए वेब ब्राउजर है तो वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनका विशेष काम होता है, जैसे अकाउंट्स के लिए आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और इस तरह से हमने इस चीज को पढ़ लिया है। अगले चैप्टर पे आते हैं हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर क्या, एक तरह से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जिसमें कंप्यूटर के जितने भी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, IC जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, एक्सपेंशन, क्लिप, केबल, स्विच, ये सब के सब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उन्हें सभी हार्डवेयर कहा जाता है। और इसी हार्डवेयर के अंदर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आते हैं और प्रोसेसिंग डिवाइस भी आते हैं। तो इनपुट डिवाइस तो कौन से होते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उसे तो कहा जाता है इनपुट डिवाइस, और जिनके द्वारा सूचनाओं को परिवर्तन करके हम जो देख पाते हैं उसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड और माउस तो हो गए इनपुट डिवाइस, और जो आपकी LCD है, जो LED होती है, वो आपकी हो गई आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो लगे होते हैं, जैसे कि CPU है, मेमोरी है, मदरबोर्ड है, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं। तो अगर आप ये टेबल ध्यान से देख रहे हैं तो इस टेबल के अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। फिर कंप्यूटर का उपयोग, देखिए कंप्यूटर का उपयोग तो शायद ये भी ऐसा कोई जगह बच रही होगी जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशासन, परिवहन, रेलवे, रोडवेज, संचार, व्यापार, मनोरंजन, घर, अस्पताल, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि घरों में बच्चों को होमवर्क भी कंप्यूटर के माध्यम से कराया जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियों में पावर पॉइंट स्लाइड के द्वारा सूचनाओं को प्रेजेंट किया जाता है। मनोरंजन के लिए, मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके अलावा फेसबुक जैसी जो चीजें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस, जूम, व्हाट्सअप, इस तरह की जो सोशल मीडिया के जो एप्स होते हैं या जो वर्किंग होती है वो भी हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। और पढ़ने के लिए तो है ही, जिस तरह से अभी आप जो देख रहे हो, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो या अभी कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो इससे आप नॉलेज भी प्राप्त करते हैं। और वर्तमान में जो शिक्षा का जो तरीका है वो भी बदल गया है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि जो स्टडी होती है वो घर बैठे होती है। आप मोबाइल के माध्यम से, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन शिक्षा है, डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आपको जो बुक वगैरह जो होती है वो डायरेक्ट आपको भेज दी जाती है और आप ई बुक की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से आपके जितने भी जो मन में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप टीचर से पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। व्यवसाय के बारे में देखें तो जितने भी जो बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं या किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी देनी होती है वो
आपका कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा किस सामान की क्या जरूरत है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी बिक्री कैसे होगी, उसका टारगेट क्या है, उसे किस जगह तक पहुंचाना है, मांग क्या है, सप्लाई क्या है, ये सारी जो चीजें होती है ये भी आपके कंप्यूटर के माध्यम से होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रदर्शन करने के लिए, विज्ञापन बनाने के लिए, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, खेल द्वारा विज्ञापन, ये सारे आपके कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हैं। इनके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी जो मानव संसाधन की जो योजनाओं का जो काम होता है ये भी सब कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। जैसे कि टैक्स है, नौकरियों में भर्ती वगैरह जो होती है, जितने भी जो अकाउंट्स हैं, या गवर्नमेंट की जितनी भी जो समाज सेवा के लिए जो जितनी भी जो योजनाएं बनी हुई हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत है, या राजस्थान में भामाशाह है जो अब जन आधार के नाम से जाना जाता है, इन सभी चीजों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण में, क्योंकि जितने भी जो नए एम्प्लॉय आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और उन सभी के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। और इस प्रकार जो ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा होता है। और इसके जो प्रश्न है वो एक बार हम वापस से देख लेते हैं, उस प्रश्नों को ध्यान से देखें। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो देखिए विंडोज 7 जो है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसे सही आंसर क्या हुआ, विंडोज 7। क्योंकि पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप तो कंपलसरी नहीं है। अगर ये कंप्यूटर में नहीं भी होंगे तो भी आपका कंप्यूटर वर्क करता है, लेकिन अगर विंडोज नहीं होगी तो कंप्यूटर आपका कोई भी वर्क नहीं करेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कंप्यूटर को आगे चलाता है। आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? आउटपुट डिवाइस कौन से, जिसमें कि आपको आउटपुट नजर आता है। तो जैसे कि प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, जो बड़े बड़े जो फ्लैक्स होते हैं, जो बैनर होते हैं प्लास्टिक के, वो सारे जो प्रिंट निकलते हैं वो आपके प्लॉटर के जरिए निकाले जाते हैं। तो वो प्लॉटर इसमें क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि स्कैनर, टैब, सॉफ्टवेयर वगैरह क्या है, इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। कंप्यूटर की सीमा क्या है? सीमा का मतलब क्या है कि इसकी कमी क्या है? तो देखिए स्पीड, शुद्धता और परिश्रम, ये तीनों तो इसके गुण हैं, लेकिन नुकसान क्या है, बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, आईक्यू लेवल नहीं होता। चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो हमने अभी पढ़ा कि ये अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, विंडोज 7। अगला जो छठा क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं। नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बहुत महंगे होते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं, यूनिवर्सिटी जो होती हैं, वो ही इसके खर्चे को अफोर्ड कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्लासिफिकेशन नहीं है। तो हमें पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम, मिनी या नोटबुक होता है। मैक्स फ्रेम के नाम से किसी भी तरीके का कंप्यूटर नहीं होता है। इसके बाद में आता है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा काम करता है, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज चलने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर जो 1 था वो पूरा हो गया है। और अभी आप समझ सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है वो आप एक बार अपनी बुक से जरूर मिलान करें। और आपको इसके बारे में जो भी कुछ कमी नजर आती हो, या कुछ आप इसमें कुछ अगर बेटर चाहते हैं कि कुछ इसमें और अच्छा हो सकता हो, तो मुझे बताएं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अभी केवल थ्योरी के हैं। फिर आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, तो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से इनके बारे में बताएंगे। और इसके जो शॉर्ट नोट है और ये जो बुक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू इस तरह से आप